नमस्ते बच्चों। क्लास 10th के बच्चों के लिए यह वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट आया है 2024 वाला, उस पे गणित पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, विषय कोड अपना 110 है, गणित पे चर्चा होगा और यह दूसरा पार्ट है। और इस पार्ट में हम लोग दूसरा ऑब्जेक्टिव, सेकेंड पार्ट ऑब्जेक्टिव मतलब 51 से 100 ऑब्जेक्टिव पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, 1 से 50 ऑब्जेक्टिव पे हम लोग फुल डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। उसका हम नीचे लिंक दे दिए हैं, अगर आपको देखना है, नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप उसको सीख सकते हैं। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात जो है, एक एप्लीकेशन है यूनिक क्लासेज मोर नाम का, या तो प्ले स्टोर से इसे सीधा सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए या नीचे इसका भी हम लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपका बोर्ड परीक्षा से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो है वहाँ पे आप फ्री में टेस्ट भी दे सकते हैं ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव का। ठीक है भाई, और भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जनवरी में आने वाला है, तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ जाइएगा तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको जो है हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ मिल सकता है, सब्जेक्टिव का पीडीएफ मिल सकता है। एक गणित का बहुत बेहतरीन पीडीएफ हम वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। उस गणित के पीडीएफ में चैप्टर बाय चैप्टर सारा डेफिनेशन, सारा फॉर्मूला, सब कुछ उसमें आपको दिख जाएगा। तो अगर आप इच्छा है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहला सवाल पे आइए आज का, हालांकि मॉडल सेट से देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है। देखो त्रिभुज बना दीजिए पी क्यू आर। एक त्रिभुज हम बना दिए पी क्यू आर। कहा जा रहा है कि क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया है। तो ये जो क्यू आर है इसको हम क्या किए, एस बिंदु तक मान लीजिए बढ़ा दिए। तो अब कह रहा है पी आर एस जो है 150 डिग्री है। तो पी आर एस कितना है मेरे भाई, 150 डिग्री है, यानी इसका मान 150 दे दिया। पी क्यू आर यानी कि पी क्यू आर यानी इसका वैल्यू दे रखा है, देखिए ध्यान से, 80 डिग्री। कितना दे रखा है बउआ, 80 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ आप 80 डिग्री रख दीजिए और हमसे क्यू पी आर का मान पूछ रहा है। क्यू पी आर मतलब इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है, 9th में ही ये बात पढ़े होंगे कि जब भी कोई भुजा को बढ़ाया जाता है तो ये बाह्य कोण है ना, तो बाह्य कोण जो है ये किसके बराबर होता है, तो उसका संलग्न भुजा को छोड़ देना है, संलग्न कोण को छोड़ देना है, सटा हुआ कोण को छोड़ देना है। बाकी जो दो कोण बचता है त्रिभुज का, उस दोनों के योगफल के बराबर होता है। अगर ये, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहां अगर लिखें तो कोण पी आर एस बाह्य कोण है, पी आर एस बाह्य कोण है ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू पी आर। ठीक है भाई, कोई भी, जैसे अगर ये वो त्रिभुज है और मान लीजिए इस भुजा को बढ़ा दिया गया तो ये कोण जो है किसके बराबर होगा, तो ई कोण और ई कोण के योगफल के बराबर होगा। यानी कि अगर ये 50 डिग्री है, आई 30 डिग्री है, तो ये 80 डिग्री का हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 9th में हम इसको पढ़े हैं। ठीक है, तो पी आर एस का वैल्यू जो है आप देखिएगा सवाल में, तो 150 डिग्री दे रखा है, बराबर पी क्यू आर का वैल्यू 80 डिग्री दे रखा है, और क्यू पी आर तो हम ज्ञात ही करेंगे। तो ये प्लस में इधर जाके माइनस घट कर क्या हो जाएगा 70, यानी कोण क्यू पी आर का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 70 डिग्री आ गया। कितना आ गया जी, 70 डिग्री आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, तो ये तो सीधा फॉर्मूला हो गया, क्या होता है, थीटा बाई 360 2 पाई आर जो है इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, ये तो त्रिज्यखंड का सीधा होता है, क्षेत्रफल होता है, लंबाई यही होना चाहिए जहां तक हमको ध्यान आ रहा है। आगे बढ़ जाइए, ये तो बहुत आसान सवाल है। ए का मान 45 डिग्री दे रखा है, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो साइन ए का मतलब क्या हम लिखेंगे, साइन 45। साइन ए का मतलब हम क्या लिखेंगे बुआ, साइन 45 लिखेंगे। काहे कि ए का मान 45 दे रखा है, प्लस प्लस कॉस ए का मान, तो कॉस ए का मान हम क्या लिखेंगे, कॉस ए को कॉस ए और कॉस 45 लिख देंगे एक की जगह, और फिर टेन ए है तो टेन का मतलब भी टेन 45 लिख देंगे।
ठीक है, अब इसका वैल्यू रख देना है सिर्फ। तो साइन 45 का मान कितना, 1/√2। कॉस 45 का मान कितना, 1/√2। और टेन 45 का 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम निकाल लीजिए, तो नीचे क्या हो जाएगा, √2। तो ये 1 रह जाएगा, ये 1 रह जाएगा, और ये √2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 2 + √2 और नीचे भी √2। अगर इसको ऑप्शन से मिलाना चाहते हैं तो आप क्या ध्यान से देखिए, ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, √2 कॉमन हो जाएगा अंश से। तो 2 से √2 बाहर निकालेंगे तो √2 बचेगा, और प्लस √2 तो बाहर हो ही गया बटा √2। तो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, या तो प्रमेयकरण कर लीजिएगा या ऐसे कर लीजिए, बात एक ही है। यानी क्या आ रहा है, √2 + 1 आ रहा है। तो √2 + 1 का मतलब ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है 2 को हम √2 गुने √2 लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस √2 यहाँ पे है मेरे भाई, और नीचे √2 है। तो √2 जब कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, एगो √2 बच जाएगा और प्लस 1 बटा इतना बच जाएगा। तो √2 कट जाएगा और ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाइए। कहा जा रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई वृत्त है, ओकर त्रिज्या है फिलहाल r। उसका त्रिज्या कितना है भाई, मान लेते हैं कि r है। ठीक है, अब जो है त्रिज्या दुगुना कर देना है। तो मान लीजिए r था, तो दुगुना कीजिएगा तो कितना, 2r। दुगुना का मतलब क्या होता है, 2 से गुना कीजिए। अब दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। ये नया वृत्त है, ये पुराना वृत्त है, दोनों का हमसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो इसका क्या क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल होगा πr² बाई पाई, और जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई और जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर। त्रिज्या क्या है, 2r। त्रिज्या क्या है, 2r। तो हमें 2r का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पाई 4 और r का स्क्वायर, अर्थात 4 पाई r का स्क्वायर। अब कह रहा है नए वृत्त, तो नया वृत्त का जो क्षेत्रफल आया वो लिख दीजिए, और अनुपात पुराने वृत्त के साथ, तो πr²। तो ये कट गया, यानी 4/1 आ गया, मतलब 4:1 आ गया, 4:1 आ गया। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए वो वृत्त है जेकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अब दुगुना करके दिए 10 सेंटीमीटर उसका त्रिज्या कर। ऐसा तो हो सकता है ना, वृत्त की त्रिज्या दुगुना कर देना। तो पहले 5 था तो अब 10 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, πr²। फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल का। तो पाई की पाई और r² का मतलब क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात आप बोल सकते हैं 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दुगुना कर दिए यार। तो ये कितना हो जाएगा, 110 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नया वृत्त का और पुराना वृत्त का, तो नया वृत्त का क्षेत्रफल ये और पुराना वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये भाई साहब कट जाएगा, ये इसको 4 बार में काट देगा, तो यहाँ भी 4/1 आया, मतलब 4:1 आया। ठीक है, तो जैसे आप समझिएगा आपका काम हो जाएगा और आंसर अपना ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है जी। इस सवाल को देखिए, कहा जा रहा है कि 2 वृत्त की परिधि का अनुपात इतना है। 2 वृत्त है, वृत्त तो डिपेंड करता है r पे, त्रिज्या पे। तो एक वृत्त का त्रिज्या मान लीजिए r है, और दूसर का वृत्त का त्रिज्या मान लीजिए, या r1 r2 मान लीजिए सीधा। ठीक है, r1 और r2। तो इसका जो परिधि होगा, तो वृत्त का परिधि क्या होगा, 2 पाई r1, और इसका जो परिधि होगा 2 पाई r2। दोनों वृत्त के परिधि का अनुपात ये है, और दे रखा है वो 2/3। तो ये तो कट ही जाएगा, यानी r1/r2 दे रखा है 2/3। डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा हम समझाने के लिए चीज़ को आगे बढ़ाकर बता रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो r1/r2 हो गया 2/3। क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल इसका क्या होगा, पाई
R1 का स्क्वायर बटे पाई R2 का स्क्वायर, अनुपात का मतलब बटे कर दीजिए। तो पाई पाई कट गया, R1 बाई R2 का स्क्वायर। बेसिकली इसका क्या मतलब है, R1 बाई R2 का स्क्वायर, तो R1 बाई R2 कितना है, 2/3। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4/9। अरे आ रहा है समझ में, यानी 4:9, 4:9। ऑप्शन ए जो है अपना सही जवाब हो सकता है इस सवाल के लिए। आगे बढ़िए और इस सवाल को देखिए, ये तो बहुत आसान सवाल है। इससे 9 कॉमन ले लीजिए तो अंदर में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए घटाव टेन स्क्वायर ए बचेगा। तो 9 की 9 और इसका वैल्यू तो 1 होता है, अर्थात 9 गुने 1 बराबर 9। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से 8 पाई कर दी गई है, तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे भाई ये एक वृत्त है, एकर परिधि 2 पाई कर दिया गया है। परिधि का मतलब क्या होगा, 2 पाई आर, और वो दिया है 2 पाई। ध्यान से समझो, एक वृत्त की परिधि, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। मान लो कि इसका त्रिज्या R1 है तो 2 पाई R1 लिख लेते हैं। अब इसी के परिधि को बढ़ा दिया गया और इसका परिधि हो गया 8 पाई। मतलब क्या, इसका अगर त्रिज्या R2 है तो 2 पाई R2 बराबर लिखा हुआ है 8 पाई। दो वृत्त है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। अब दोनों का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि भाई जो बन रहा है उसका नया का क्षेत्रफल कितना होगा। नया का क्षेत्रफल तो पहले दोनों का क्षेत्रफल निकालिएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन क्या है, तुलना में दिया गया है, कितना गुना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का मतलब तो क्या होता है, क्षेत्रफल का मतलब होता है स्क्वायर करना आर का। तो पहले आर ज्ञात कीजिए, तो 2 पाई तो कट गया, तो R1 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अगर सब कुछ सही है तो। और यहाँ से अगर ध्यान से देखिएगा, यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा तो 2 इसको काट कर 4 करेगा और पाई कट जाएगा, तो R2 का वैल्यू यहाँ से 4 आ रहा है। जब क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, पाई R1 का स्क्वायर, अर्थात पाई की पाई और 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, यानी पाई आ गया। और इसका जब क्षेत्रफल निकालिएगा मतलब पाई R2 का स्क्वायर। क्षेत्रफल तो इसी निकलता है बुआ, जो त्रिज्या है, जो R है, उसका आपको वर्ग कर देना पड़ेगा। तो पाई की पाई और 4 का यानी 16 पाई। अगर आप समझ पा रहे हैं तो मात्रक रहा होगा साथ में। तो भाई इसका पाई अगर क्षेत्रफल है तो इसका क्षेत्रफल 16 पाई आ रहा है। कब, जब 2 पाई से 8 पाई उसके परिधि को कर दिया जाता है। परिधि का मतलब परिमाप होता है, आप अगर आयत और वर्ग के दृष्टिकोण से देखें तो। ठीक है, यानी कितना हो गया, 16 गुना हो गया। पाई है, इसका है कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से कितना हो गया 16, तो 16 गुना हो गया, यानी ऑप्शन सी जो है इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। तो केंद्रक, केंद्रक का क्या मतलब होता है, केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है। ठीक है, इसको आप x1 बोलिए, इसको y1 बोलिए, इसको x2 बोलिए, इसको y2 बोलिए, इसको x3 बोलिए और इसको y3 बोलिए। ठीक बउआ, तो केंद्रक का मतलब होता है बेसिकली, अगर केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक मतलब क्या, एक बिंदु ही तो है, तो अगर उसका निर्देशांक x y रहा होगा तो x हमेशा निकलता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 से, और y निकलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 से। एज ए फॉर्मूला इसको आप सीधा याद रख सकते हैं। इस तरह का जो है सवाल परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो x1 का मतलब 4 है, अगर ध्यान से देखें तो x2 का मतलब 0 है और x3 का मतलब 5 है। इसको जोड़कर 3 से भागा दीजिए, तो ध्यान से देखिए 9/3 यानी 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। और इसको अगर जोड़िएगा y1 को तो 7 होगा, फिर 5 होगा, 7 5 और 3, और भाग तो 3 ही से देना है, ये फिक्स है। तो 7 5 12 3 15, 15/3 अर्थात 5, यानी बिंदु 3 5 आ गया। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, केंद्रक इसी तरह से निकलता है, ध्यान रखिएगा।
अब कहा जा रहा है कि भाई ये कौन पाद में स्थित है। पाद को चतुर्थांश भी बोलते हैं, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ग्राफ बनाते होंगे तो आपको पता होगा, 9th से ही आप पढ़ रहे हैं। ये पहला पाद या पहला चतुर्थांश कहलाता है, ये दूसरा चतुर्थांश कहलाता है, ये तीसरा चतुर्थांश कहलाएगा, और ये मेरा चौथा चतुर्थांश कहलाएगा। और सब में बिंदु स्थित होता है। ग्राफ बनाते हैं तो बिंदु आता है। तो आप हमेशा पाएंगे कि इसमें प्लस प्लस का बिंदु आएगा, इसमें माइनस प्लस का बिंदु आएगा, इसमें माइनस माइनस का बिंदु आएगा, और इसमें जो है प्लस और माइनस का बिंदु आएगा। याद रखना है कि पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, दूसरा चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, और चौथा में प्लस माइनस होता है। अब इस तरह से सवाल पूछेगा तो बस आप उसका साइन देखिए, संख्या से मतलब नहीं, आप बस उसका साइन देखो। साइन क्या है? माइनस और माइनस। साइन क्या है? माइनस और माइनस, अर्थात तीसरा चतुर्थांश सीधा तृतीय पाद में ये बिंदु स्थित होगा। कहानी खत्म, ज्यादा लोडे नहीं लेना है। करा किसी रेखाखंड के एक छोर का निर्देशांक, कोई रेखाखंड है और उसका एक छोर का निर्देशांक दिया गया है 4,-5, और मध्य बिंदु मतलब बीच का, जो इस रेखाखंड का एकदम बीच वाला जो बिंदु है वो 0,0 है। तो दूसरा छोर का निर्देशांक बताइए, यानी इसका निर्देशांक बताइए। अगर इसका निर्देशांक हम मान लें कि x, y है, तो आपको ही पता है कि मध्य बिंदु कैसे ज्ञात होता है। मान के चलिए कि एगो हम आपको रेखा दे देते हैं, रेखाखंड दे देते हैं, और इसका बताते हैं कि भाई 3, 4 है, और मेरे भाई ये मान के चलो 5 है और 6 है। हम बोले इसका मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो इसका मध्य बिंदु आपको कैसे ज्ञात होगा? मैं ये अगर ये x y है तो ये x y आपको कैसे ज्ञात होगा? तो x ज्ञात होगा इसका 3 और 5 जोड़कर 2 से भाग देने से, और y ज्ञात होता है 4 + 6/2 करने से। यानी कि x के मान को जोड़े होंगे हम x1 और x2 को, और 2 से भाग देंगे, तब हमको ये x ज्ञात होगा। अब अगर यही x दे दिया और ये हमसे पूछेगा तो इसी प्रोसेस से चलेंगे। तो यहाँ वही है, तो ये 0 कैसे आया होगा? ये जो 0 है कैसे आया होगा? ये x को जोड़ा गया होगा, ये मध्य बिंदु निर्देशांक का फॉर्मूला है। ये 0 कैसे आया होगा? तो x को जोड़ा गया होगा, और ये 4 को जोड़ा गया होगा, और 2 से भाग दिया गया होगा, तब ये 0 आया होगा। ऐसे तो आता है। तो मेरे भाई 2 इधर आकर 0 हो जाएगा, x + 4। तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि x का वैल्यू -4 आएगा। ठीक उसी तरह y का भी मान निकालना है। निर्देशांक का मतलब क्या होता है? x और y दोनों का मान चाहिए। तो फिर इसका भी देखिए। अब ये 0 कैसे आया होगा? तो ये 0 आया होगा ये y को और ये -5 को जोड़कर 2 से भाग देने से। तो ये 2 इधर आकर 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y घटाओ 5। तो ध्यान से देखिएगा तो y बराबर 5 आएगा। यानी क्या हो गया? -4 और 5 जो है अपना आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी जो है इस सवाल का सही जवाब होगा। a और b का मान दे रखा है, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। साइन a, तो साइन a का मतलब हम क्या लिखेंगे? साइन 30। साइन 30 काहे हुआ? क्योंकि a का मान 30 दे रखा है। फिर कॉस b का मतलब क्या हो जाएगा? कॉस 60। क्या हो जाएगा? कॉस 60 डिग्री। प्लस की प्लस, अब कर रहा है कॉस है, तो फिर कॉस ए का क्या मतलब होगा? कॉस 30, क्योंकि ए का मान 30 है, ए का मान 30 है। और फिर साइन बी का मतलब साइन 60, साइन बी का मतलब साइन 60। ठीक है भाई, जहां जहां ए और बी दिखाई पड़ रहा था वहां ए और बी का वैल्यू पुट कर दिया गया। तो ये जो जिसका मान पूछ रहा था वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। बस यहाँ वैल्यू आप रख दीजिए, बस आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए। साइन 30 का मान 1/2 गुने, है ना, गुना है बीच में, कुछ नहीं मतलब क्या है? गुना है। कॉस 60 का मान भी 1/2 प्लस कॉस 30 का मान √3/2 और साइन 60 का मान √3/2। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4। गुना तो कर रहे हैं, अंश अंश से गुना हो गया, हर हर से गुना हो गया। तो 3 और 1 4/4 अर्थात 1। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है भाई, सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको आना चाहिए। कराए अगर मूल बिंदु है 0, 0 जो कि O है, और P के निर्देशांक कितना है, तो OP ज्ञात कीजिए। OP का मतलब क्या हो जाएगा? मूल बिंदु से दूरी, और मूल बिंदु से दूरी का मतलब क्या होता है? मूल बिंदु को छोड़ दीजिए और जो निर्देशांक दिया होता है उसका वर्ग कर देना होता है। ठीक है, यानी x का स्क्वायर, x का काम कौन कर रहा है? -3, यानी इसका स्क्वायर कर दीजिए,
और फिर -4 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 + 16 अर्थात 25 अर्थात 5 इकाई, यानी ऑप्शन सी जो है इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिए एक बार। आगे बढ़ते हैं। अब करा x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होता है। तो x अक्ष का निर्देशांक होता है x, 0 और y अक्ष का निर्देशांक होगा 0, y। ये ज़्यादातर बच्चा को पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दूरी सूत्र ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो दूरी सूत्र का मतलब क्या हो जाएगा, ये x1 का काम करेगा और ये y1 का काम करेगा, ये x2 का काम करेगा और ये y2 का काम करेगा। दूरी सूत्र का क्या मतलब होता है, अगर ये बिंदु A है और अगर ये बिंदु B है तो दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र आपको पता है होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप बोलिएगा हाँ सर होता तो है इतना। तो मेरे भाई अगर ए बी ये बिंदु है तो अगर हम ए बी ज्ञात करना चाहते हैं, या ऑब्जेक्टिव है कैसे भी ज्ञात कर लीजिए, तो x2 मेरा क्या है, x2 मेरा अगर ध्यान से देखिएगा तो 0 है। तो 0 में घटेगा x1 और x1 का काम कौन कर रहा है, 10 sin 60, 10 sin 60 का होल स्क्वायर प्लस की प्लस y2 का काम कौन कर रहा है, y2 का काम कर रहा है 10 × sin 30, 10 × sin 30 घटाओ y1 का काम 0 कर रहा है उसका होल स्क्वायर। देखिए बस वैल्यू पुट कर दिए यहाँ से x1 x2, ये x1 y1 और x2 y2 जो ही फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दिए बुआ। ठीक है, अब अगर इसको हम घटाएंगे तो आपको ही पता है ये हो जाएगा -10 sin 60 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 sin 30 का होल स्क्वायर। एक स्टेप हम और आपके लिए भी बढ़ाएंगे, -10 की 10 और sin 60 का मतलब क्या होता है, आप बोलिएगा सर √3/2 होता है और होल स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब 10 की 10 और sin 30 का मान 1/2 होता है, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। अगर ध्यान से आप देखिएगा, तो ये इसको क्या कर देगा, ये इसको 5 बना देगा। अब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 25 और √3 का 3 और फिर क्या हो जाएगा 75। वर्ग करना है ना, तो 5 का 25 और √3 का 3 और फिर आपस में गुना होगा तो 25 × 3 75। यहाँ ये इसको काट के क्या कर दिया 5 और 5 का वर्ग 25 यानी 100, 100 का मतलब क्या होता है 10, यानी ऑप्शन सी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि अगर ये संरेख हैं, अगर ये बिंदु क्या है संरेख हैं, तो क्या संबंध रहा होगा x और y के बीच। तो भाई संरेख का मतलब क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। संरेख का क्या मतलब है, तीनों बिंदु क्या रहा होगा, एक ही लाइन पे स्थित होगा। और एक ही लाइन पे स्थित होने का क्या मतलब है, त्रिभुज का निर्माण ही नहीं हुआ है। और जब त्रिभुज का निर्माण ही नहीं हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया। ठीक भाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 23 31 वाला 12 वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए, 23 31 12। इससे फॉर्मूला बन जाता है 1/2 x1 y2 घटाओ y3 प्लस x2 y3 घटाओ y1 प्लस x3 y1 y1 घटाओ y2। और चूंकि संरेख है तो बराबर 0 भी देंगे, बराबर 0 भी देंगे। तो ये 1/2 उधर जाकर 0 हो जाएगा। अब x1, तो x1 का काम कौन कर रहा है 0, x1 का काम कौन कर रहा है 0। तो y2 घटाओ y3 क्यों देना, क्योंकि y2 घटाओ y3 का जो भी वैल्यू रहेगा यहाँ से उठाकर यहाँ रखेंगे, जो भी घट के आएगा 0 से तो गुना ही करना पड़ेगा। तो 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा, तो इसको लिखवे नहीं करेंगे कैलकुलेशन में। अब x2 का काम कौन कर रहा है, x2 का काम 1 कर रहा है। भाई अगर ये x1 है तो ये x2 है और ये x3 है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो x2 का काम 1 कर रहा है और y3 का काम y कर रहा है, घटाओ y1 का काम 0 कर रहा है।
प्लस बस वैल्यू रख रहे हैं बुआ। x3 का काम अगर ध्यान से देखिएगा तो 1 कर रहा है, x3 का काम 1 कर रहा है, y1 का काम 0 कर रहा है, y1 का काम 0 कर रहा है, और y2 का काम 2 कर रहा है, y2 का काम 2 कर रहा है, और बराबर 0 की 0। ये तो खत्म हो गया। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो बाई हो जाएगा, भाई ये बाई है और 1 से गुना होकर बाई हो गया, और इसको ध्यान से देखिएगा तो -2 हो जाएगा बराबर 0। तो बाई बराबर 2 आ रहा है, बाई बराबर 2 आ रहा है, 1 सेकेंड, बाई बराबर 2 आ रहा है। y2 का काम 2 कर रहा है और x3 का काम x कर रहा है ना भाई, x3 का काम x कर रहा है, यानी यहाँ x रहा होगा, तो ये 2x हो जाएगा गुना होके, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बाई की बाई और -2x, कितना हो जाएगा, गुना होके -2x बराबर 0। तो बाई बराबर 2x आ जाएगा। ये आंसर होना चाहिए, बाई बराबर 2x, यानी कि ये वाला 2x बराबर बाई, दोनों एक ही बात है। ठीक है जी, बोलिए हाँ कि ना। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल यही 23, 31, 12 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो 1/2 x1, और चूंकि x1 0 है और x2 0 है तो इसको नहीं लिखेंगे, x2, फिर इसको नहीं लिखेंगे। अब x3 है तो x3 दे दीजिए, x3 क्या है 3, और यहां होता है y1, ऊपर लिख देते हैं, यहां क्या होता है y1 घटाओ y2, y1 घटाए y2। तो y1 क्या है, y1 है अपना, अबे मिट जा, y1 है अपना 1, तो यहाँ 1 दीजिए, घटाओ y2 है अपना 5, तो यहाँ 5 दे दीजिए। ठीक है भाई, तो 1/2 का 1/2, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 3 की 3, और ये है -4, ये कितना है -4 है, तो 1/2, और ये गुना होके आ रहा है -12, तो ये इसको काट कर क्या कर देगा, -6 कर देगा। कितना कर देगा, -6। और आपको भी पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका सिर्फ संख्यात्मक मान लिया जाता है, सोल्व करके वो कुछ भी आए, तो यानी कि ऑप्शन सी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। माइनस को नेगलेक्ट कर देना होता है। निम्नलिखित में किसमें विकर्ण बराबर होते हैं, तो समचतुर्भुज का नहीं होता है, समानांतर आयत का और वर्ग का जो है विकर्ण वो बराबर होता है। विकर्ण किसको बोलते हैं, जैसे अगर ये आयत है तो ये विकर्ण कहलाता है, और ये बराबर होता है। ठीक है, 7वां चैप्टर में आप निर्देशांक दिया होगा तो आप किए भी होंगे। कह रहा है भैया इसका रेखा कैसा होगा, अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, a1/a2 लिखना होता है, तो a1 अगर a2 लिखिएगा तो a1 का काम कौन कर रहा है 2, और a2 का काम कौन कर रहा है 3। अब b1/b2 लिखिए तो b1 का काम देखिए ध्यान से 4 कर रहा है और ये 6 कर रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं, ये बराबर आ गया, चूंकि b1/b2 क्या आ गया, बराबर आ गया, b1/b2 क्या आ गया, बराबर आ गया, इसलिए आपको c1/c2 भी लिखना पड़ेगा। c1 का काम 10 और c2 का काम कर रहा है 12। 2 के टेबल से कट भी रहा है तो ये 5/6 हो रहा है। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 का, लेकिन ये नहीं बराबर आ रहा है c1/c2 के। अर्थात इस केस में ग्राफ जो है समानांतर होता है। अगर a1/a2 नहीं बराबर होता b1/b2 का तो ग्राफ प्रतिच्छेदी बनता, और अगर तीनों बराबर हो जाता तो ग्राफ समपाती बनता। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी में इसको हम असंगत बोलेंगे। हल पूछेगा तो कोई हल नहीं बोलेंगे। जब ग्राफ प्रतिच्छेदी बनता है तो उसका अद्वितीय हल होता है और वो संगत कहलाता है, और जब समपाती होता है तो उसे आश्रित युग्म भी बोल सकते हैं या संगत के भी श्रेणी में रख सकते हैं, और अनेक हल होता है। तो जैसे सवाल बोलेगा a1/a2 कहीं और b1/b2 और c1/c2 कहीं तुलना से, ये सब बात हमको पता चल जाता है। अगर इस सवाल में आइएगा तो कह रहा है कि घन का एक विकर्ण का लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है। तो आपको ही पता है कि घन का विकर्ण का मतलब क्या होता है, वो होता है √3a। घन का विकर्ण का डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है √3a। a का मतलब होता है विकर्ण की भुजा, वो उसका घन की भुजा। तो घन का विकर्ण का ये फॉर्मूला हो गया, और घन का विकर्ण दे रखा है 8√3, तो √3 कट जाएगा, a का मान 8 आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अर्थात जो है
भुजा जो है 8 सेंटीमीटर हो जाएगा इस सवाल का। सिंपल सी बात है। अगर हम आगे बढ़ें और इस सवाल को देखें तो कह रहा है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a स्क्वायर होता है। वो कितना दे रखा है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ध्यान से समझो भाई, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है इतना, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आया होगा? 6a स्क्वायर करके आया होगा, मतलब जो भी भुजा होगा वो a स्क्वायर हो गया। 6 इसको काट देगा 16 बार में, अर्थात a स्क्वायर बराबर हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो a मतलब भुजा ज्ञात करना है, किनारा पूछ रहा है, भुजा पूछ रहा है, तो इसका वर्गमूल कर देना है, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर रहता है। सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। ये सब हम आपको एप्लीकेशन पे पीडीएफ मिल जाएगा, वहां सब कुछ दिया गया है। कह रहा है कि दो अर्धगोले के आयतन का अनुपात इतना है। अर्धगोला का आयतन क्या होता है? अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r1 का क्यूब। क्यों ये हम कर रहे हैं? क्योंकि दो अर्धगोला का बात किया जा रहा है। तो एक का इतना हो जाएगा तो दूसर का आयतन इतना हो जाएगा। r2 बोल देते हैं इसका त्रिज्या। बराबर कितना दे रखा है? 27/64 दे रखा है। बराबर कितना दे रखा है? तो हम बोलेंगे 27/64 दे रखा है। अब तो भाई ये कट गया, तो r1/r2 का क्यूब है ना, इस क्यूब को एक साथ भी हम लिख सकते हैं। बराबर दे रखा है 27/64, यानी कि ये इधर आके घनमूल करवाएगा। तो r1/r2 बेसिकली अपना आ रहा है, इसका घनमूल 3 और इसका 4, यानी 3/4 आ गया। क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r का स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ 2 है तो r1 और यहाँ लिख देंगे r2 का स्क्वायर। तो ये तो कटिए गया, और r1/r2 का हमको एक तरह से स्क्वायर करना है, और r1/r2 कितना है? 3/4 है। तो 3/4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9/16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। ये अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। कह रहा है कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है। तो त्रिज्या मान लीजिए r1 r2 रहा, यानी r1/r2 दे रखा है 3/2, और उसी का ऊंचाई दे रखा है। तो मान लीजिए कि h1/h2 ऊंचाई हो गया उसका 5/7, ठीक है जी। अब उसके आयतन का अनुपात पूछ रहा है। आयतन का अनुपात क्या होगा? आयतन क्या होता है बेलन का? वो होता है पाई r स्क्वायर h। चूंकि यहाँ 2 है तो 1 लगा लीजिए। अनुपात का मतलब तो यही होगा भाई, अनुपात का मतलब तो यही होगा भाई। 2 है तो बस r1 और h1 पहला का ऊंचाई और त्रिज्या हो गया, और इधर r2 h2 हो गया त्रिज्या और ऊंचाई, ठीक है। जहां से ये और ये कट जाएगा। r1/r2 कितना है? 3/2 है, तो इसका वर्ग हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9/4 हो जाएगा। और h1/h2 कितना है? 5, इसका वर्ग कर दीजिए तो हो जाएगा 25, और 7 का 49, ठीक है जी। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो सही है ना? 3 तिया 9, 2 दूनी 4, वर्ग ही तो करना है, पाई r स्क्वायर h। इसका वर्ग नहीं होगा, इसका वर्ग नहीं होगा मेरे भाई, ये तो एज इट इज रहेगा। वर्ग इसका हो गया ना 9/4, और ये रह जाएगा 5/7, यानी कि 9 × 5 = 45 और 28, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में रहता अभी तो वही आंसर बता देते हो, तो ऑप्शन नहीं था तो दिमाग लगाना पड़ा। ये समझ में आया ना बउआ? r1/r2 दिया था, h1/h2 दिया था एक तरह से, और अनुपात होता है वर्ग कर देना r का, और h एज इट इज रह जाता, तो ऐसा हो जाता, ठीक है। पता नहीं आप समझे कि नहीं समझे। देखो साइन स्क्वायर थीटा है, गुने 1 + कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। और कितना बार आप पढ़ चुके होंगे, या हम ही बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा गुने कोसेक स्क्वायर थीटा 1 होता है। जिस तरह से कोस स्क्वायर थीटा गुने सेक स्क्वायर थीटा 1 होता है, टेन गुने कॉट 1 होता है, उसी तरह से ये भी 1 होता है। कह रहा है शंकु की ऊंचाई h है। कोई शंकु है, शंकु है, ओकर ऊंचाई h है। अच्छा, r दिया है तो l, तो आपको पता होगा LHR में शंकु जो होता है उसमें क्या संबंध होता है? अगर ये r है,
ये h है, तो याद कीजिए इसको L बोलते हैं, और h का मतलब 90 डिग्री। तो पाइथागोरस लगा कि नहीं लगा? तो L स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये सीधा संबंध है भाई, इसको आपको सीधा याद रखना है, ये सीधा संबंध है। तो L स्क्वायर का मान तो नहीं दिया गया है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। लेकिन h स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर, जो कि 144 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं आप, और r का मतलब 5 का स्क्वायर यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो L स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो L बराबर कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर, वर्गमूल कर देना है। तो ऑप्शन सी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना, आगे बढ़िए। करा एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। देखो लंब वृत्तीय बेलन कुछ ऐसा दिखेगा, आप बोलिएगा हाँ सर। तो आधार क्या होता है? एक लंब वृत्तीय बेलन का आधार क्या होता है? आधार होता है वृत्त। लंब वृत्तीय बेलन का आधार होता है वृत्त, मतलब कि आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल वो दे रखा है। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन वो बोल रहा है कि भाई पाई ए स्क्वायर है, अर्थात पाई पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो आर का वैल्यू ए आ जाएगा। आर हम इसलिए ज्ञात कर लिए क्योंकि ऊंचाई दे रखा है एच, ऊंचाई हो गया बी। तो पूछ रहा है उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है। अब 2 पाई आर का जो मान दे दे, तो आर का मान यहाँ ए है तो ए लिख दीजिए, एच का मान बी है तो बी दे दीजिए। भाई मेरे आर और एच तो कुछ भी हो सकता है तो ए और बी भी हो सकता है, यानी 2 पाई ए बी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आपको पता होगा कि भाई क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर टाइप होता है, और आयतन जो होता है क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब हो जाएगा। तो 2 पाई ए बी जो है अपना आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, अब कराई इस सवाल को देख लीजिए, आसान सवाल है। x की x, tan 45 का मतलब 1 लिख दो सीधा, और फिर गुने cos 60 का मतलब 1/2 दे दो, बराबर sin 60 का मतलब √3/2 दे दो, और cot 60 का मतलब 1/√3 दे दो। तो ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, तो x बराबर बेसिकली सब कट गया तो 1 बच गया, तो x का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। इस तरह का हम 200 ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं त्रिकोणमिति का, आप देख सकते हैं। cot 3x को cot 3x लिखो, cot 3x को cot 3x लिखो, sin 45 को लिखेंगे 1/√2, cos 45 को लिखेंगे 1/√2, और cos 60 है ना, इसको लिखेंगे 1/2। अब cot 3x बराबर 1/2 गुना होके हो जाएगा, और प्लस 1/2। अब ध्यान से अगर आप समझ रहे हैं तो 1/2 1/2 1 हो जाएगा। अगर और ध्यान से आप समझ रहे हैं तो 1 का मतलब cot 90 होगा, यानी यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि 3x बराबर 90 होगा। ठीक है, अगर cot बराबर है तो उसका क्या होगा? एंगल बराबर होगा, कोण बराबर होगा, उसका थीटा बराबर होगा। तो x का वैल्यू यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो 30 डिग्री आ जाएगा, गुना में उधर जाके भागा। ऑप्शन ए जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। कराए कि अगर इस तरह का कितना सवाल हम आपको बता चुके हैं। कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसका सीधा दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। जब इसका दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 4 है। दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब कुछ ये हो गया। अब जब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 गुने कॉस थीटा और सेक थीटा बराबर 16। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 16। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू 1 हो गया, कॉस थीटा गुने सेक थीटा 1 हो गया। अब इसको उधर भेज दीजिए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 14 हो गया, यानी ऑप्शन सी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है कि भाई सेक ए प्लस टेन ए बराबर अगर इतना है और सेक ए घटाओ टेन ए बराबर इतना है तो ए बी का मान बताइए। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, सेक ए प्लस टेन ए बराबर 2 है और सेक ए घटाओ टेन ए बराबर बी है। ठीक है, सेक ए प्लस टेन ए और हाँ, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि भैया सेक स्क्वायर ए घटाओ टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ये सीधा एक फॉर्मूला है। आप बोलिएगा हाँ सर है। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी पे तोड़ सकते हैं। तो हम बोलेंगे सर सेक स्क्वायर ए घटाओ टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक ए प्लस टेन ए और सेक ए घटाओ टेन ए बराबर 1। अब सेक ए प्लस टेन ए का मान ही 2a दे रखा है, तो हम यहाँ 2a लिख सकते हैं गुने, यहाँ स्क्वायर कहाँ से आ गया, अरे बाबा ये स्क्वायर नहीं भाई, यहाँ सिर्फ सेक ए होगा, यहाँ सिर्फ सेक ए होगा और सेक ए घटाओ टेन ए का मान ही b दे रखा है। तो 2a इसका मान b इसका मान बराबर 1। तो ए बी का मान पूछ रहा है तो 2 को इन्हें भेज दीजिए, गुना मैंने आके भागा, यानी ऑप्शन सी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि भैया ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, दोनों को गुना कर दिए। तो जब दोनों को गुना कीजिएगा तो ई इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए घटाओ टेन स्क्वायर ए, ई पटी गुना होके 2a भी हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो गया, तब भी 1/2 आ जाएगा वैल्यू ए बी का। जैसे आप बात को समझे, दोनों एक ही बात है। सेक 60 का मान क्या होता है, टेबल याद रखिए, 5-10 नंबर तो सिर्फ टेबल से आ जाएगा। तो सेक 60 का मान 2 होता है। ठीक है, 2 ही ना होता है, हाँ ठीक। अब जो है a प्लस बी 90 है, कोट ए बराबर क्या होगा, देखो ध्यान से, कोट ए बराबर क्या होगा। तो अगर a प्लस बी 90 है, अगर a प्लस बी 90 है तो क्या हम a बराबर बोल सकते हैं कि 90 घटाओ b होगा। अगर a प्लस बी 90 है तो a बराबर 90 घटाओ b होगा, b प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कॉट अब a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 घटाओ b लिख सकते हैं। अब बताइए कॉट 90 घटाओ थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। यहाँ b चल रहा है तो टेन b कर देंगे, थीटा नहीं था b था तो b लिख दिए, तो टेन b अर्थात ऑप्शन सी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब अगर यहाँ आ जाइएगा तो कॉस थीटा बराबर दे रखा है 12/13। क्या दे रखा है बुआ, 12/13 दे रखा है। तो कोसेक थीटा का मान हमसे पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, कोसेक थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ई बी रहा होगा और ये एच रहा होगा। अगर हिंदी में आप समझते हैं तो ये अपना आधार रहा होगा और ये अपना कर्ण रहा होगा। तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जो कि होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मतलब 169, 13 है तो के लगाया जाता है, आपको पता होगा, तो ऑब्जेक्टिव है डायरेक्ट बनाइए ना, के तो ऐसे भी कट जाता। 169 पी का स्क्वायर वो तो ज्ञात ही करने आए हैं, और बी का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, बी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144, ई प्लस में आके माइनस, तो 169 में 144 जाएगा तो 25 हो जाएगा। यानी आप समझ पा रहे होंगे, पी बोले तो लंब अपना 5 आ गया, लंब अपना कितना आ गया भाई, 5 आ गया। तो कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है एच बाई पी, कर्ण बाई लंब। तो कर्ण अपना 13 है, लंब अपना 5 है, तो 13/5 यानी ऑप्शन बी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है ये सब, बहुत बार आप बनाए होंगे 10th स्तर पे। देखिए ठगने के लिए बात दे रखा है, 4 टेन थीटा बराबर 3 दे रखा है, तो हम बोलेंगे सर टेन थीटा बराबर 3/4 होगा और इसका बराबर पी बाई बी होगा, मतलब लंबाई आधार होगा, फिर हम साइन का मान निकालेंगे, फिर कोस का मान निकालेंगे, फिर उसका क्यों करेंगे। सीधा हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, या कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एक होता है, तो सीधा एक बोलो ना, कुछ कीजिएगा एक ही आएगा, तो क्यों इतना मेहनत करना। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए बात दे रखा था। अब इसको देखिए, ये कोट स्क्वायर थीटा है तो इसको कोट स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, लिख दिए कोट स्क्वायर थीटा।
अब ये क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब क्या, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो सेक का स्क्वायर सेक का स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर एक, तो ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा घटाओ एक, सेक स्क्वायर थीटा घटाओ एक का मतलब क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर गुने टेन स्क्वायर क्या होता है, एक होता है, यानी इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है, एगो मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है, बना दिए एगो मीनार हो गया 35 मीटर ऊंचा। सूर्य का उन्नयन कोण, जब भी उन्नयन कोण का बात करेगा आप यहाँ एगो कोण बना दीजिए, ये उन्नयन कोण है जो कि 45 डिग्री का है। हमसे छाया पूछ रहा है, मीनार की छाया मतलब ये रहा होगा, ठीक है। तो टेन 45 लेंगे, टेन लेंगे क्योंकि टेन में लंब और आधार आएगा, तो हम बोलेंगे टेन 45 बराबर 35 बटा ये कुछ नहीं तो x रहा होगा, इसका वैल्यू 1 हो गया, x को उठा के इधर पटक दीजिए, तो x का भी वैल्यू 35 मीटर ही आ गया, यानी कि 35 मीटर, यानी ऑप्शन सी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कोई स्तंभ है, कोई खड़ा स्तंभ है, तो ये अपना स्तंभ है, जमीन पर उस स्तंभ की छाया, जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई 1/√3 गुना है। स्तंभ की ऊंचाई उस स्तंभ की छाया की लंबाई का, तो अगर इसका छाया का लंबाई 1 है, x है, कुछ भी आप मान सकते हैं, तो एक कर 1/√3 गुना, तो 1 का 1/√3 गुना, भाई 1 का 5 गुना क्या 5 होता है, 1 का 7 गुना क्या 7 होता है, तो 1 का 1/√3 गुना क्या होगा, 1/√3 होगा, सिंपल सा बात है। फिर से समझो, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई छाया की लंबाई का 1/√3 गुना है, तो छाया का लंबाई 1 होगा तब उसका 1/√3 गुना होगा। उन्नयन कोण पूछ रहा है, मतलब ये हमसे पूछ रहा है, मान लेते हैं थीटा है, तो हम बोल सकते हैं टेन थीटा। टेन ही क्यों मेरे भाई, क्योंकि इसका और इसका यूज होगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/√3 लंब बाई आधार, तो भाई इसका कुछ औचित्य है क्या, तो इसको हटा दीजिए, टेन थीटा बराबर 1/√3 हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि टेन थीटा बराबर टेन 30 हो गया, मतलब थीटा बराबर 30 हो गया। ऑप्शन ए, थीटा बराबर कितना हो गया 30 हो गया। बहुत आसान सवाल है, इस तरह का कितना सवाल हम करवा चुके हैं आपको। अब इसको देखिए, कह रहा है कि कोसेक थीटा घटाओ साइन थीटा। अब इसको कैसे बनाया जाए, जब कुछ नहीं दिख रहा हो तो सबको साइन कोस में बदल दीजिए। कोसेक थीटा को क्या लिखिए, 1/साइन थीटा घटाओ साइन थीटा, अरे ठीक है। फिर इसको क्या लिखिएगा, 1/कॉस थीटा घटाओ कॉस थीटा, और मेरे भाई और मेरे भाई और मेरे भाई और मेरे भाई इसको लिखिए, इसको लिखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए बहुत सारा तरीका है इस सवाल को बनाने का, लेकिन हम हमेशा बच्चा को एक तरीका पे बोलते हैं, अडिग रहिए, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो क्या, कि जितना भी पद है अगर साइन कोस में बदला रहा है तो उसको साइन कोस में बदल दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। तो कोसेक साइन में बदलाता तो साइन में बदल दिए, तो साइन था तो साइन रहने दिए, कॉस में बदला था तो कॉस में कर दिए, कॉस तो कॉस ही रहता, ये साइन कॉस में बदलाया, ये कॉस साइन में बदलाया, बदल दिए। बहुत आसान हो गया कैलकुलेशन। अब यहाँ से हो जाएगा 1 घटाओ साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, ये इस ब्रैकेट का हाल हो गया। अब इस ब्रैकेट का हाल क्या होगा, 1 घटाओ कोस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा। अब इसका हाल क्या हो जाएगा, नीचे कॉस थीटा गुने साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 घटाओ साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, ई रहेगा साइन थीटा। 1 घटाओ कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ई रहेगा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1, और नीचे रहेगा कॉस थीटा गुने साइन थीटा। ठीक है मेरे भाई।
अब अगर ध्यान से देखिएगा तो ये एगो साइन इस साइन एगो साइन को काटेगा और ई साइन फिर दूसर का को काट देगा, या नीचे देखिए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा गुना होके आ गया है, तो ऊपर सब कट कुट कर एक बच जाता है, यानी एक जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 साइन है 52 है, तो यहाँ कितना रहा होगा 48 रहा होगा, यहाँ कितना रहा होगा 48 रहा होगा, ठीक है। तब ने 48 2 50 50 100 यानी 38 रहा होगा मेरे ख्याल से, 38 तो हो जाएगा 52 8 60 30 90 38 रहा होगा मेरे भाई। साइन 38 को बदलिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये सवाल हो जाएगा अपना 2 साइन 38 बटा कॉस 52, तो 2 साइन 38 और पूरक का फॉर्मूला लगाइएगा, तो ये हो जाएगा साइन 90 घटाओ 52, कितना हो जाएगा 90 घटाओ 52, पूरक का फॉर्मूला कोस थीटा बराबर साइन 90 घटाओ थीटा, तो 2 साइन 38 और ये साइन हो गया 38, तो साइन 38 कट कर 2 बच गया, और 2 मतलब ऑप्शन सी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखिएगा तो फिर यहाँ पूरक का फॉर्मूला लगाइएगा, तो ये साइन 50 से रह जाएगा, क्योंकि इधर साइन है तो इधर साइन में चीज़ को लाइए, तो ये साइन 50 हो जाएगा, इसको नहीं चेंज करेंगे इसको, तो कोस 40 से फिर पूरक का फॉर्मूला लगाइएगा, तो ये हो जाएगा साइन 50 बराबर 2 साइन ए, तो साइन 50 क्या हो जाएगा 2 साइन 50 हो जाएगा। आप बोलिएगा हाँ सर, और ये हो जाएगा 2 साइन ए, तो 2 2 तो कटिए गया, तो हो गया साइन 50 बराबर साइन ए, तो यहाँ से ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 50 डिग्री, यानी ऑप्शन बी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसको देखिए, 2 थीटा बराबर लिखा है पाई बटा 2, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा पाई बटा 4 हो जाएगा पहले तो, क्यों, क्योंकि 2 इधर गुना में इधर आके भागा, तो 2 से गुना होके 4 हो जाएगा, भाग का मतलब नीचे 4 हो जाएगा। और त्रिकोणमिति में पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, 10th के स्तर पे आपको इतने जानना है। इसको भाग 11th में जाइएगा तो पूरा पढ़िएगा, तो इसको भाग दीजिएगा तो 45 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि पाई बटा 4 का मतलब 45 डिग्री सीधा होता है, भाग दीजिएगा तो यही आ जाएगा, यानी थीटा का मान 45 आ गया। तो हमसे पूछा जा रहा है सेक थीटा, और सेक थीटा का मतलब क्या, सेक 45 का मान, और सेक 45 का क्या मान होगा √2, यानी ऑप्शन बी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये साइन स्क्वायर 23 है, हाँ है, साइन स्क्वायर 23 है। अगर पूरक का फॉर्मूला लगाइएगा तो ये भी कॉस स्क्वायर 23 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बउआ, कॉस स्क्वायर 23 हो जाएगा। ठीक है, ये हम 200 ऑब्जेक्टिव करवाए हैं त्रिकोणमिति का। ठीक है, नीचे हम लिंक दे देंगे, वहाँ देखिएगा, सेम सवाल हम करवाए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 13, अगर तो इसको बदलिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना 77, ये रह जाएगा cos स्क्वायर 77। अगर ये साइन 59 है, अगर ये साइन स्क्वायर 59 रहेगा, ध्यान से समझो, अगर ये साइन स्क्वायर 59 रहेगा, अगर ये साइन स्क्वायर 59 रहेगा और प्लस की प्लस देना है, अगर प्लस की प्लस देना है तो ये कोस 59 है, इसको भी बदल दीजिएगा तो कोस 59 हो जाएगा पूरक से, तो कोस 59 और कोस 59 हो जाएगा कोस स्क्वायर 59, कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर 59 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये 1/1 हुआ क्या, और ये आपस में 1 हुआ क्या, अर्थात 2 हो जाएगा। भाई साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1, नीचे भी 1, उसी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1, क्योंकि इसका क्या है, एंगल तो सेम है, थीटा तो सेम है, यानी 2 जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब कह रहा है कि एक वर्ष में एक महीना अगर यदृच्छा चुना जाएगा तो अप्रैल या जून होने की क्या प्रायिकता है। देखो, एक वर्ष कुल कितना है 12, एक वर्ष में महीना का बात कर रहा है, एक वर्ष में महीना, तो कुल जो है नीचे लिखाता है प्रायिकता में, प्रायिकता का सवाल है तो नीचे 12 लिखा जाएगा। और या का मतलब क्या है, जोड़ दीजिए प्रायिकता में, तो अप्रैल को वो आता है एगो, भाई 12 में 12 गो महीना है
तो अप्रैल उसमें को गो आया एगो और जून को गो आया एगो, तो एक एक कितना हो जाता है 2। तो लिख दीजिए कितना 2, यानी काट दीजिए 1/6 जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि एक पासे की फेंक में 4 या 5 आने की प्रायिकता, तो एगो पासा फेंकिएगा तो टोटल 6 आता है, कुल लिख दीजिए संख्या नीचे, और 4 या 5 तो टोटल 6 है, उसमें से 4 को बार आएगा एक बार और 5 को बार आएगा एक बार, फिर दोनों को जोड़ देना है तो 2, यानी 2/6 काट दीजिए 1/3। ऑप्शन सी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। एक पासा में 6 अंक नहीं आने की प्रायिकता, तो पासा फेंकिएगा तो कुल तो 6 ही रहेगा, अनुकूल कितना होगा तो 6 नहीं, 6 नहीं का मतलब इसको हटा दीजिए, बाकी 5, यानी 5/6 आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ बोल देगा 4 नहीं आने की प्रायिकता 5/6, 5 आने की नहीं प्रायिकता 5/6, सब वही हो जाएगा, उल्टा होता है ना। 6 आने की प्रायिकता होता है 1/6, नहीं आने का मतलब क्या, 1 से घटा दीजिए तब भी हो जाएगा। 4 सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों की संख्या, देखो जब सिक्का का उछाल होगा तो 2 फिक्स हो जाएगा, जितना बार सिक्का उछल रहा है उतना घात लगाइए, तो 4 बार सिक्का उछल रहा है तो 2 पे पावर 4, 3 बार सिक्का उछलेगा तो 2 पे पावर 3, संभव परिणाम की संख्या इस तरह से आप बता सकते हैं। ठीक है भाई। एक पासा अगर फेंकिएगा तो 3 और 6 के बीच जो अंक आता है, एक पासा फेंकेंगे तो कुल संभावित मान 6 हो जाएगा, और 3 और 6 के बीच क्या स्थित है 4 और 5, अर्थात 2 गो स्थित है, तो 2/6 का मतलब 1/3 होता है। ठीक है जी, एक दो सवाल और देख लेना है। इसका बहुलक बताइए बहुलक किसको बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा बार लिखा होता है, तो सबसे ज्यादा या जिसका बारंबारता सबसे अधिक होता है, तो सबसे ज्यादा बार क्या लिखा दिख रहा है 5, 3 बार, ठीक है। बाकी देखिए 4 2 बार लिखा हुआ है, तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ इस आंकड़ा में दिख रहा है। ठीक है, कह रहा है माध्यिका बताइए। माध्यिका के लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ते या घटते क्रम में सजाना पड़ेगा, तो पहले 12 लिख दीजिए, फिर 13 लिखिए, फिर 13 के बाद क्या है 16 है, 16 के बाद 17 है, 17 के बाद 18 है, 18 के बाद 19 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए हर हाल में आपको इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाना पड़ेगा। अब बीच में कौन है, बीच में कौन है, बीच में देखना है, तो बीच में ये दोनों है, बीच में देखना होता है माध्यिका का मतलब, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 2 आ गया तो जोड़ना पड़ेगा और 2 से भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना 16 16 32 1 33/2, अर्थात 16.5। ऑप्शन सी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आखिरी सवाल में आइएगा, तो कह रहा है कि भाई आखिरी सवाल ऑब्जेक्टिव का है, फिर सब्जेक्टिव पे हम लोग चर्चा करेंगे, चिंता नहीं करना है आप लोगों को। कह रहा है कि x और y में संबंध बताइए, और इतना का माध्य 7 है, तो 7 कैसे आया होगा माध्य, सबको जोड़ा गया होगा, 1 को 4 को x को 5 को और y को, इस सब को जोड़ा गया होगा और भाग दिया गया कितना से, तो 1 2 3 4 5 से, तब जाके ये 7 आया होगा। तो 4 1 5 5 10 प्लस x प्लस y बराबर 35, तो x प्लस y बराबर 25, भाई भागा में था उधर जाके गुना हो जाएगा ना, और ये प्लस में था उधर जाके माइनस, तो x प्लस y बराबर कितना 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट पे हम लोग चर्चा कर दी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।